बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 9 यूनिट 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में अब हम ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स मैंने यहाँ बुक से तैयार किए हुए हैं, मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। के हम वेब डेवलपमेंट में ये जो 3 टूल इस्तेमाल करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनमें क्या फर्क है, ठीक है। तो देखें, मैं आपको पहले एक समरी बता देता हूँ, फिर मैं ये जल्दी से पढ़ के आपको बताऊंगा। हम जब कोई वेब पेज बनाते हैं या कोई भी वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML में बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे हेडिंग है, पैराग्राफ है, टेबल्स हैं, कोई लिंक्स वगैरह है, ठीक है। यानी कि HTML में हम किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और CSS वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल देने के लिए यूज किया जाता है कि उसका हम कलर कौन सा रखें, साइज कौन सा रखें, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है ये आपका जो पेज होता है, जो वेब पेज होता है, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो चीज जो है वो जावास्क्रिप्ट से ऐड की जाती है, ठीक है। तो अब इसको मैं जल्दी से पढ़ लेता हूं। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड विजुअली अपीलिंग वेब पेजेस। के ये तीनों जो टूल है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं कोई भी एक इंटरैक्टिव और एक अच्छा वेब पेज बनाने के लिए। बट ईच हैज डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन इनका अलग अलग यूज करने का मकसद है, ठीक है। पहले हम HTML देख लेते हैं। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। के किसी भी वेब पेज का अगर आपने बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा बनाना हो तो उसके लिए HTML को यूज किया जाता है। इट डिफाइंस हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, टेबल एंड लिंक्स। इसमें आप जो है, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो वेब पेज है, उसकी हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, टेबल वगैरह जो है वो आप बनाते हैं। विदाउट HTML के बगैर देयर वुड बी नो कंटेंट ऑन द वेब पेज। आपके वेब पेज पे कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML में बनाया जाता है किसी भी वेब पेज का। उसके बाद है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें आपका जो ऊपर आपने बेसिक स्ट्रक्चर वेब पेज का बनाया उसकी स्टाइलिंग की जाती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। CSS या कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब पेज। आपके वेब पेज की प्रेजेंटेशन किस तरह होनी चाहिए, उसका लुक किस तरह होना चाहिए, ये काम जो है CSS में किया जाता है। इट कंट्रोल्स कलर, फॉन्ट्स, लेआउट, स्पेसिंग एंड बैकग्राउंड। इसमें ये सारी चीजें, कलर, फॉन्ट कौन सा होगा, लेआउट क्या होगा, कितनी स्पेस होनी चाहिए कंटेंट में, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें कंट्रोल की जाती हैं। CSS मेक वेब पेजेस अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। जाहिर है इससे आपका जो वेब पेज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत लगता है, ठीक है। और उसके बाद है जावास्क्रिप्ट एंड इंटरएक्टिविटी टू वेब पेजेस। के वेब पेजेस को इंटरएक्टिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ जो काम हो रहा होता है, ये चीज जावास्क्रिप्ट के जरिए की जाती है। इट अलाउज पेजेस टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन। जावास्क्रिप्ट में जो यूजर एक्शन करेगा तो जो वेब पेज है वो उस एक्शन के मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। सच एज क्लिकिंग बटन, फॉर एग्जांपल जब आप कोई बटन पर क्लिक करते हैं, सबमिटिंग फॉर्म, जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, एंड डिस्प्लेइंग मैसेजेस। इसी तरह आपके सामने जो मुख्तलिफ मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे होते हैं तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में हो रहा होता है। इट ऑल्सो हेल्प क्रिएट डायनेमिक फीचर सच एज एनिमेशन एंड रियल टाइम अपडेट। और इसमें और भी सारे डायनेमिक फीचर होते हैं, जैसे कि आपका पेज एनिमेट कर रहा होता है, कहीं पे ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपकी रियल टाइम अपडेट हो रही होती है, जैसे कि आपका कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसका जो स्कोर अगर आप देखते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपडेट हो रहा होता है। तो इस किस्म का काम जो है जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये तीनों टूल मिलकर आपको ऐसा वेब पेज बना के देते हैं जिसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड भी होता है, और जो इंटरैक्टिव या रिस्पॉन्सिव भी होता है, ठीक है। तो टुगेदर यानी कि ये तीनों चीजें, HTML प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, HTML आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। CSS डिजाइन द लेआउट, CSS आपको जो वेब पेज उसका लेआउट डिजाइन करके देगा। एंड जावास्क्रिप्ट मेक्स द पेज इंटरैक्टिव, और जावास्क्रिप्ट से आप उस पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इन 3 टूल्स को इस तरह मुख्तलिफ मकासद के लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट बाय डिस्कसिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड टूल। कि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। जो बेसिक चीजें चाहिए उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर हमने डिटेल में लिखना है, ठीक है।
तो देखें इसका आंसर है द नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड टूल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप अ वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि आप अगर ऐसी एनवायरनमेंट डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकें, तो उसके लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए या बेसिक जो टूल चाहिए आर एज अंडर। इनमें सबसे पहले है वेब ब्राउजर। आपको वेब ब्राउजर चाहिए होते हैं जिसमें कि आप जो अपनी वेब डेवलपमेंट करते हैं, जो कोड लिखते हैं, तो उसका रिजल्ट आपने देखना होता है। आपके सामने जो मुख्तलिफ वेब पेजेस नजर आ रहे होते हैं, जाहिर ये किसी ना किसी वेब ब्राउजर में नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आ गया टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट नीड प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, के वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए अगर कोई स्टूडेंट है या इवन वेब या स्टूडेंट की जगह आप डेवलपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीड अ प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। इसमें क्या क्या चाहिए? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ वेब ब्राउजर। आपको एक वेब ब्राउजर चाहिए सच एज जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, मुख्तलिफ किस्म के आपके वेब ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर डिस्प्ले वेब पेजेस एंड अलाउ डेवलपर टू टेस्ट देयर कोड। जो डेवलपर या जो स्टूडेंट आपका जो कोड शुरू में लिखता है उसका क्या रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए फिर वेब ब्राउजर जो है उनको यूज किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया टेक्स्ट एडिटर। अब आपको अपना जो वेब पेज बनाने लगे तो उसका कोड लिखने के लिए कोई एडिटर भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू राइट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो भी आप स्क्रिप्ट या कोडिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए। कॉमन एडिटर इंक्लूड नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, इसको VS कोड भी कहते हैं, एंड सबलाइम टेक्स्ट। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आपके टेक्स्ट एडिटर हो सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के टेक्स्ट एडिटर है कि आप जब कोडिंग करते हैं तो these editor provide feature like syntax highlighting, auto completion that make coding easier। ये जो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हमने टेक्स्ट एडिटर के नाम लिखे हैं, ये थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। इसमें आप जब कोई सिंटेक्स लिखते हैं या कोई कमांड लिखते हैं तो ये आपको वो कमांड लिखने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही कलर करेंगे तो ये आपको सजेशन दे देगा कि कौन सा कलर यहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप कोई फॉन्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपको फॉन्ट की लिस्ट बता देते हैं कि आप यहाँ से कौन सी फॉन्ट की लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जो है आप मुख्तलिफ कमांड जब टाइप कर रहे होते हैं तो साथ साथ ही आपको उस कमांड की जो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज होती हैं वो साथ दिखा रहा होता है कि आप इस कमांड में कौन सी वाली प्रॉपर्टी या कौन सी वाला एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मददगार साबित हो जाते हैं। और उसके बाद है फोल्डर स्ट्रक्चर। जो प्रॉपर वेब डेवलपमेंट में होती है ना तो उसमें फिर प्रॉपर फोल्डर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप प्रॉपर फोल्डर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे HTML की फाइल के लिए अलग एक फोल्डर बना लें, CSS की फाइल्स के लिए अलग बना लें, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग बना लें, अगर आपकी कोई इमेजेस वगैरह है उसके लिए अलग फोल्डर बना लें। इस तरह आपका जो है ना एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो अ फोल्डर स्ट्रक्चर मस्ट बी क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट फाइल। जो आपके प्रोजेक्ट फाइल है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको तरतीब देने के लिए आपको फोल्डर बनाने पड़ते हैं प्रॉपर। टिपिकली डेवलपर क्रिएट सेपरेट फोल्डर फॉर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस, ठीक है। जो डेवलपर हैं वो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो है फोल्डर बना लेते हैं। मिसाल HTML के लिए अलग बना लेते हैं, CSS के लिए अलग, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस के लिए अलग फोल्डर बनाते हैं और इनमें ही मुताल्लिका फाइल रखते हैं। तो इस वजह से जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको तरतीब देने में काफी मदद मिलती है, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऑप्शनल टूल आ जाते हैं, वेब डेवलपर टूल। कुछ ऑप्शनल टूल हैं जो कि अगर हो तो बहुत उनका फायदा हो, ना हो तो तब भी काम चल जाता है, ठीक है। तो डेवलपर आल्सो यूज वेब डेवलपिंग टूल, वेब डेवलपर टूल अवेलेबल इन मॉडर्न ब्राउजर। जो मॉडर्न ब्राउजर है उनमें ये बतौर एक्सटेंशन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। दीज टूल हेल्प इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये जो टूल है ये आपके मुख्तलिफ तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आपकी कोडिंग में जो मुख्तलिफ एलिमेंट है, मुख्तलिफ पार्ट है, उनको आप चेक कर सकते हैं। डिबग एरर, कोई गलती हो उसको मालूम कर सकते हैं। टेस्ट लेआउट, आप साथ साथ कोडिंग की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रीन की इस तरफ आप कोडिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ उसका जो है आपको डिस्प्ले नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब ये जो ऑप्शनल वेब डेवलपिंग टूल है इसमें क्रोम डेव टूल है, GIT है, लाइट हाउस है, ये मैंने 2-3 के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे टूल है जो कि आपको डिबगिंग में मदद करते हैं, आपका वर्जन कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीजें ये आपको प्रोवाइड करते हैं। By using the right software tool and organized workflow, developer can efficiently create and test website। अगर डेवलपर प्रॉपर तरीके से ये जो मुख्तलिफ टूल है, जो टूल उसको चाहिए उसको अपनी सही जगह पर अगर इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या फायदा होगा? उसका काम ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे वेब पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकेगा, ठीक है। तो ये आपको जो बेसिक टूल चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए वो हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएट अ बेसिक HTML पेज दैट इंक्लूड्स अ हेडर, अ पैराग्राफ, एन इमेज एंड अ हाइपरलिंक।
हमने एक बेसिक HTML पेज के लिए कोडिंग लिखनी है जिसमें कि हेडर भी हो, एक पैराग्राफ हो, एक इमेज हो और एक हाइपरलिंक हो। ठीक है, यानी कि ये जो पेज है ये हमें एक पैराग्राफ भी डिस्प्ले करे, एक इमेज भी डिस्प्ले करे, एक हाइपरलिंक भी डिस्प्ले करे। ठीक है, और उसका एक हेडर सेक्शन भी हो। तो देखें इसका आंसर है, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिख दिया क्रिएटिंग अ बेसिक HTML पेज दैट इंक्लूड अ हेडर, पैराग्राफ, एन इमेज एंड अ हाइपरलिंक। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी कोडिंग यहाँ पर बनाई हुई है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये एक टैग लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ये ब्राउजर को बताता है कि हम ये जो कोडिंग करने लगे हैं ये HTML5 में कर रहे हैं। ठीक है, जो HTML है इसके मुख्तलिफ वर्जन है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है और ये HTML5 चूंकि ज्यादा फीचर को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए ब्राउजर को ये बताना कि हम HTML5 में कोडिंग करने लगे ये बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका हेडर सेक्शन बना लेते हैं। तो देखिए हमारा जो हेडर सेक्शन है इसको हमने ओपन किया या शुरू किया हेड टैग से। ठीक है, इससे हमने ओपन किया और इसी टैग से फिर हम इसको क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो आप यही जो टैग है इसको लिख के इसके साथ आप ये फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे। ठीक है, HTML ज्यादातर टैग ऐसे होते हैं जिनको आपको ओपन करके फिर आपको उनको क्लोज भी करना होता है, क्लोज करना लाजमी होता है। ऐसे टैग को पेयर टैग कहते हैं, यानी कि जोड़े की शक्ल में आते हैं। और कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिनको क्लोज करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने हेडर सेक्शन को ओपन किया, ये इसको क्लोज किया और हेडर सेक्शन के अंदर ये हमने टाइटल यहाँ पर लिख दिया माय फर्स्ट पेज। ठीक है, और टाइटल का देखें टैग यहाँ पर मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब ये जो हमारा टाइटल है ना, ये हमारा जो पेज होगा उसके दरमियान नजर नहीं आएगा बतौर हेडिंग, बल्कि ये आपके ऊपर जो एड्रेस बार होता है उसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमने हेडर इस पे ऐड कर लिया। अब इसमें हम पैराग्राफ, इमेज और जो हाइपरलिंक है उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज हम बॉडी सेक्शन में ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसका हेडर सेक्शन हो गया। अब बॉडी सेक्शन को देखें, यहाँ पर मैंने बॉडी टैग लिख के ओपन किया और यहाँ पर बॉडी सेक्शन को फिर मैंने स्लैश बॉडी टैग लिख के इसको क्लोज भी कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर अब पहले मैंने एक हेडिंग लिख ली H1, ये हेडिंग की एक टाइप है। ठीक है, ये इसका मैंने ये टैग ओपन किया, इसमें मैंने ये हेडिंग लिखी और फिर मैंने ये वाला जो टैग ओपन किया था H1 का, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो ये वाली जो हेडिंग है वेलकम टू माय वेब पेज, ये आपको वेब पेज के अंदर नजर आएगी। ठीक हो गया, और उसके बाद आप पैराग्राफ एक ऐड कर लें जैसे इन्होंने हमसे कहा है। तो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए आप ये P टैग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने P टैग यहाँ पर लिख के इसको ओपन किया और यहाँ पर आके ये P टैग लिख के इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसके अंदर आप जो भी पैराग्राफ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इमेज ऐड कर लेते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए आप इमेज कोड यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने इमेज कोड लिखा। उसके बाद हमें इसको सोर्स बताना होता है कि हमारी इमेज, जो इमेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो कहां पर पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आप उसका पाथ दे देते हैं जो भी इमेज होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाता है कि बाद औक़ात ये इमेज किसी वजह से अगर डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो वो जो टेक्स्ट है वो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप यहाँ पर जो भी लिखते हैं वो आपको नजर आ जाता है। और फिर हमने यहाँ पर जो इमेज है उसकी विड्थ यहाँ पर सेट कर दी कि जो इमेज है उसकी विड्थ 300 पिक्सल हो। ठीक है, ये उसका साइज हो, इस साइज में आपको इमेज नजर आएगी। तो ये हमने इमेज को भी ऐड कर लिया। अब हाइपरलिंक को ऐड कर लेते हैं। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप बाज़ औक़ात किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं या किसी वेब पेज पे देखते हैं, एक आपके पास एक सामने आपके एक नीली सी लाइन आ रही होती है। ठीक है, आपके सामने एक ब्लू कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है जो कि अंडरलाइन हुआ होता है। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन किसी और पेज पे चली जाती है। ठीक है, इस चीज को हाइपरलिंक कहते हैं। तो हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो एंकर टैग, ये ए टैग लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने हाइपरलिंक ऐड करने के लिए ये टैग यहाँ पर लिखा। ठीक है, और उसके बाद हमें पाथ बताना होता है, जिस चीज को हमने ओपन करना होता है उसका पाथ बताना होता है। तो इससे पहले आप H रेफरेंस लिख के आप इसके सामने पाथ दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट शो करना चाह रहे हैं हाइपर टेक्स्ट के तौर पे। ठीक है, यानी कि आपके पेज पे ये टेक्स्ट नजर आ रहा होगा विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट। ठीक है, ये ब्लू कलर में होगा और अंडरलाइन होगा। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जिस वेबसाइट का आपने पाथ दिया होगा वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ, इमेज और हाइपरलिंक को ऐड कर लिया। अब आप बॉडी को क्लोज कर लें। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर लिया और लास्ट पे हमने ये जो HTML अपनी फाइल ओपन की थी HTML के टैग से, इसको यहाँ पर HTML के टैग से क्लोज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी बेसिक HTML फाइल बन गई जिसमें हेडर भी आ गया, जिसमें पैराग्राफ भी है, इमेज भी है और हाइपरलिंक भी है। ठीक है, तो यही चीजें मैंने यहाँ पर नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिख दी कि जो
हेड वाला टैग है ये हेडर सेक्शन को शो करता है, ठीक है। H1 आपकी जो मेन हेडिंग है वेब पेज की वो दिखाता है। P पैराग्राफ को ऐड करता है। इमेज जो है ये आपकी जो इमेज है उसको डिस्प्ले करेगा, और जो एंकर टैग है ये आपका जो क्लिकेबल लिंक है यानी कि हाइपर लिंक को ऐड कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लास्ट पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, ठीक है। और आखिर में मैंने ऐड कर दिया दिस एग्जांपल शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू यू स्टाइल अ टेबल यूजिंग CSS। CSS को यूज करते हुए किसी टेबल को किस तरह स्टाइल किया जाता है, टेबल की किस तरह फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक है। क्रिएट अ सैंपल टेबल एंड अप्लाई स्टाइल्स टू इट। हमने एक सैंपल टेबल बना के उस पर मुख्तलिफ स्टाइल जो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखें अब इसका आंसर मैंने लिखा है टेबल कैन बी स्टाइल यूजिंग CSS टू मेक देम क्लियरर इजियर टू रीड, ठीक है। कि टेबल को थोड़ा वाज़ेह करने के लिए, थोड़ा आसानी से मतलब हम पढ़ सकें, उसके कंटेंट को आसानी से पढ़ने के लिए हम CSS के जरिए टेबल को फॉर्मेट करते हैं, उसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एन HTML टेबल इज क्रिएटेड विद रोज एंड कॉलम। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसकी जो भी रोज कॉलम होती है वो क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं। देन CSS प्रॉपर्टी सच एज बॉर्डर, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर आर अप्लाइड। उसके बाद हम CSS के जरिए उस पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, उसकी बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं, उनके उसका जो कंटेंट है टेबल का उसके दरमियान कोई स्पेसिंग रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें फिर हम CSS के जरिए करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये मैंने इसका सैंपल कोड लिखा है। इसका देखें एक ये हेडर सेक्शन है, ये जो HTML फाइल है ये इसका हेडर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइलिंग करेंगे जो टेबल हम क्रिएट करेंगे, और नीचे बॉडी सेक्शन है जिसमें कि हम एक्चुअल टेबल हमने बनाया है, ठीक है। तो पहले हम ये टेबल बनाएंगे फिर उस पे जो है हम स्टाइलिंग करते होते हैं, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर पहले ये बॉडी सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया हुआ, ठीक है। देखें अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, देखिए अगर हम इस कोड को रन करेंगे ना तो हमारे सामने इस तरह का एक टेबल नजर आएगा। इसमें देखिए बॉडी में सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दी है H3, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। ये वाली जो लाइन नजर आ रही है ये हेडिंग है हमारी, और इसका जो साइज है ये H3 हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। ये मुख्तलिफ साइज होते हैं हेडिंग के, H1, H2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट टेबल ये वाली जो लाइन है ये हमें ये रिजल्ट दिखा रही है, ठीक है। उसके बाद आप टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आप टेबल वाला टैग यूज करते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर देखिए मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। और टेबल को क्रिएट करने के लिए अब इसमें हमने रोज को ऐड करना है। तो पहले हम जो हेडिंग वाली रो है यानी कि ये नेम और मार्क्स ये वाली रो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो TR से रो क्रिएट होती है किसी भी टेबल में, ये TR हो गया। यहाँ पर हम पहली जो हेडिंग वाली रो है उसको क्रिएट करने लगे हैं, तो ये मैंने TR टैग से ओपन किया और ये TR टैग को मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर जो पहली हेडिंग रो है उसको मैंने क्रिएट किया। तो हेडिंग रो को क्रिएट करने के लिए TH टेबल हेडिंग ये वाला टैग यूज किया जाता है, ठीक है। TH लिखा मैंने, फिर मैंने नेम लिखा और TH को क्लोज कर दिया, फिर मैंने TH हेडिंग टैग दिया, फिर मैंने मार्क्स लिखा और फिर इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये पहली वाली लाइन हमें ये दिखाएगी और दूसरी वाली लाइन हमें ये रिजल्ट दिखाएगी। ये हमने हेडिंग रो को यहाँ पर ऐड कर दिया टेबल में। अब ये डेटा रोज को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये अगली रो मैंने ऐड करनी है अली और इसके मार्क्स 85, ये वाली रो ऐड करनी है। तो अगेन हम रो ऐड करने लगे, तो ये TR से देखिए इसको मैंने ओपन किया और ये TR से मैंने इसको क्लोज कर दिया। और अब इसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है, तो मैंने TD लिखा, ठीक है। और पहला डेटा क्या है, अली है, ये मैंने लिखा, TD को क्लोज कर लिया। और दूसरा डेटा है 85, तो इसको मैंने देखे TD से ओपन करके 85 लिखा और TD को क्लोज कर लिया। तो ये दोनों वैल्यूज हमें नजर आए। इसी तरह अब हमने दूसरी रो को ऐड करना है, तो फिर अगेन मैंने TR टैग को ओपन करके इसको क्लोज किया और इसके अंदर दूसरी जो हमारी रो है उसका डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपने पहले ये टेबल क्रिएट कर देना है। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जैसे जैसे देखें इसके बॉर्डर ग्रीन हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग अगर करनी हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप हेडर सेक्शन पे आके यहाँ पर आप इसमें स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करते हैं CSS के जरिए, ठीक है। तो देखें ये हमारा हेडर सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर अब मैं स्टाइल अप्लाई करने लगा हूं। तो ये CSS का टैग मैंने ऐड कर लिया स्टाइल का, ठीक है। यहां से मैंने ये टैग ऐड किया है, यहां से मैंने इस टैग को ओपन किया और यहाँ पर टैग को मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो टेबल क्रिएट किया है इस पे अब हमने स्टाइल अप्लाई करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने टेबल लिखा, ठीक है, और टेबल की हेडिंग और डेटा रो दोनों पे हम स्टाइल अप्लाई करने लगे, ठीक है। तो देखिए मैंने बॉर्डर का जो कलर है वो सॉलिड ग्रीन सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे गलती से ब्लैक लिखा था, बाद में मैंने इसको चेंज किया था कोडिंग को, क्योंकि ये हमारा ग्रीन कलर है तो उसको मैंने चेंज कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है, ताकि हमारी कमांड के साथ ये कलर मैच हो सके, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्लैक होता
तो फिर ये ब्लैक कलर में हमें बॉर्डर नजर आते, ठीक है। तो ये हमने जो बॉर्डर है उसकी स्टाइलिंग कर ली, और फिर बॉर्डर कोलैप्स ये प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ये बॉर्डर जो है ना, इसको ये बॉर्डर देखें, अभी हमें सिंगल बॉर्डर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ये कोलैप्स नहीं लिखेंगे तो फिर ये दो दो लाइनें नजर आती हैं, ठीक है, डबल डबल बॉर्डर नजर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो टेबल क्रिएट किया था उस पे हमने CSS के जरिए स्टाइलिंग अप्लाई कर ली, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सी स्टाइलिंग अप्लाई की है, सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया, ठीक है, और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेसिंग है उसको खत्म कर लिया कोलैप्स के जरिए, ठीक है। लेकिन आप इसका बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट कलर, हर चीज चेंज कर सकते हैं। ये सारी कमांड आपको CSS में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने ये एक बेसिक सी कोडिंग कर लेनी है टेबल की फॉर्मेटिंग की, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट CSS सिलेक्टर के CSS में सिलेक्टर किसको कहते हैं, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच, और इनकी हमने एग्जांपल भी बतानी है, ठीक है। तो देखें, हम जब HTML में कोडिंग करते हैं ना तो मुख्तलिफ टैग लेते हैं, जैसे कि हेडिंग के लिए अलग टैग होता है, पैराग्राफ के लिए अलग टैग होता है, टेबल के लिए अलग टैग होता है। तो ये जो मुख्तलिफ हम टैग लिखते हैं ना HTML में, इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट है, यानी कि HTML के जो मुख्तलिफ टैग है, इन पे अगर हम अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि हम एक किस्म के जो एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पेज में जितने भी पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि वो सारे पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए एक ही साथ ही, या अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ पैराग्राफ और कुछ हेडिंग को मिला के उनका एक जैसा कलर करें, उन पे कुछ एक किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, और बाकी पैराग्राफ और बाकी जो हेडिंग है उन पे हम किसी और किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट की ग्रुपिंग है ना, कि हम मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट को ग्रुप करके उन पे फॉर्मेटिंग करें, ये काम फिर सिलेक्टर के जरिए किया जाता है। CSS के जो सिलेक्टर है वो हमें ये जो HTML के मुख्तलिफ एलिमेंट है, चाहे पैराग्राफ है, चाहे टेबल है, चाहे हेडिंग है, इनको मुख्तलिफ तरतीब से सिलेक्ट करने में मदद देते हैं। हम एक ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं, हम किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पर जो है फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी की अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन है HTML एलिमेंट की, ये हम CSS सिलेक्टर के जरिए करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने लिखा है, CSS सिलेक्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट पिक HTML एलिमेंट, के HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए या उनमें मखसूस किस्म के एलिमेंट को पिक करने के लिए हम ये CSS के सिलेक्टर यूज करते हैं, सो दैट वी कैन अप्लाई स्टाइल टू देम, ताकि हम उन पे स्टाइल अप्लाई कर सके, उनकी फॉर्मेटिंग कर सके, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज सिलेक्टर CSS सिलेक्टर आर, अब ये हमने कुछ कॉमन जो CSS सिलेक्टर यूज हो रहे हैं उनके यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे और साथ ही हमने एग्जांपल भी लिखी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा था कि साथ साथ आपने एग्जांपल भी लिखनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखें, सबसे पहला सिलेक्टर मैंने लिखा है, इसको एलिमेंट सिलेक्टर भी कहते हैं या टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं। दिस एलिमेंट सिलेक्टर अप्लाई स्टाइल टू ऑल टैग ऑफ द सेम टाइप। अगर आपके सामने HTML कोड है ना और आप उसमें एक जैसे टैग है, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ हो गया, मिसाल के तौर पे हेडिंग होगी, तो अगर आप एक जैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करके उन पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये एलिमेंट सिलेक्टर को यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मैंने नीचे देखे एग्जांपल लिखी है, इसको आप किस तरह लिखेंगे, जिस भी एलिमेंट पे आप ये सिलेक्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और फिर आप जो रूल सेट करना चाह रहे हैं, जो फॉर्मेटिंग, जो स्टाइल लगाना चाह रहे हैं पैराग्राफ पे, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर सिर्फ मैं कलर चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर साइज भी चेंज कर सकता था, फिर यहाँ फॉन्ट चेंज कर सकता था, मैं यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकता था, ठीक है। जितनी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है सारी यहाँ पर अप्लाई कर सकता था, ठीक है। और फिर हम कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक रूल सेट कर लिया। हम ब्राउजर को कह रहे हैं कि हमारा ये वाला जो पेज है, इस पे जितने भी पैराग्राफ हैं उनका जो कलर है वो ब्लू कर दे, ठीक है। ये हम एक रूल सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, दिस रूल विल चेंज द कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ, जो भी पी टैग के साथ हमारे पैराग्राफ होंगे उनका जो कलर है वो चेंज कर देगा टू ब्लू, यानी कि नीला कर देगा, ठीक है। तो ये पहला हमने देख लिया एलिमेंट सिलेक्टर। इसको लिखने का तरीका इस तरह है, ठीक है। जो भी आप यहां पर एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, फिर आपने रूल सेट कर लेना है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो करके आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आईडी सिलेक्टर। द आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्टाइल सिंगल यूनिक एलिमेंट। अगर हम कोई एक यूनिक और खास किस्म का एलिमेंट जो है उसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके उस पे फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं या उसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो पेज है उसमें जो H1 हेडिंग है उनके मैं स्टाइल चेंज करूं, ठीक है। तो इस तरह अगर मखसूस किस्म का कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करके आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर ये आईडी सिलेक्टर यूज किया जाता है।
इट यूजेस द नंबर साइन सिंबल बिफोर द आईडी नेम। इसमें हम एक आईडी क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको आईडी सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक आईडी क्रिएट करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जिसको हमने फॉर्मेट करना हो, उसके लिए हम एक आईडी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस आईडी पे फिर हम जो भी स्टाइल है, जो भी फॉर्मेटिंग है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा H1 जो हेडिंग है, इस पे मैं कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं या इसकी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं एक आईडी क्रिएट करूंगा। तो मैंने लिखा आईडी, और ये चूंकि हमारी हेडिंग है, ठीक है, तो इसका मैंने नाम दे दिया हेडिंग। कोई भी यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, नाम इस तरह हो जो मीनिंगफुल हो। जैसे मिसाल के तौर पे पैराग्राफ करी करना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ दे दें, टेबल करी करना चाह रहे हैं तो टेबल दे दें। ठीक है, जिसको पढ़ने में समझ आए कि ये किस चीज का आईडी है। ठीक है, तो ये हम चूंकि हेडिंग पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या हेडिंग की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका आईडी का नाम हेडिंग रख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा हेडिंग का टैग हमने ओपन किया था, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये हमने एक आईडी क्रिएट कर लिया। अब CSS के जरिए हम आईडी सिलेक्टर को यूज करके, आईडी सिलेक्टर के यहाँ पर हमने बताया कि हम नंबर साइन यूज करते हैं, फिर हमने जो आईडी क्रिएट किया होता है, यहाँ पर हमने हेडिंग आईडी क्रिएट किया, तो मैंने हेडिंग लिखा। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। यानी कि हम ये आईडी सिलेक्टर के लिए हमने रूल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आपके ब्राउजर को बताएगा कि जहां पर ये H1 एलिमेंट है, मखसूस खास ये जो H1 एलिमेंट है, इसकी फॉर्मेटिंग करें, इसका कलर हम ग्रीन कर दिया करें। ठीक है, तो बस ये नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। दिस विल अप्लाई स्टाइल ओनली टू द एलिमेंट हुज आईडी इज हेडिंग। ठीक है, सिर्फ उन एलिमेंट को ये चेंज करेगा जिसकी आईडी हमने हेडिंग रखी होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा आईडी सिलेक्टर हो गया। उसके बाद आ जाएंगे क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं जी कि मेरे जो पैराग्राफ्स हैं उनको मैं ग्रुप करके उन पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लूं, या मैं 2-3 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट को आपस में ग्रुप करके उन पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लूं या स्टाइलिंग कर लूं, तो उसके लिए क्लास सिलेक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको लिखा किस तरह जाता है, इट यूजेस द डॉट। ये हम डॉट यूज करते हैं बिफोर द क्लास नेम, और उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, वो क्लास का नाम जो है इस डॉट के बाद लिख दिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने नंबर साइन डाला, फिर हमने ये आईडी लिख दिया। ठीक है, और यहां पर अब हम पहले डॉट डालेंगे, फिर जो क्लास यहां पर क्रिएट की होगी वो लिख लिया करेंगे। ठीक है, ये भी आपको बताता हूं। देखें, अब पहले हम अगर क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि ये एक पैराग्राफ है, इस पे मैं इसकी मैंने कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके लिए पहले मैं क्लास क्रिएट करूं, तो मैंने लिखा क्लास, और यहां पर हाईलाइट इसका मैंने क्लास का नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पैराग्राफ हो गया, उसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक और पैराग्राफ के लिए भी क्लास क्रिएट कर ली हाईलाइट के नाम से। ठीक है, ये हमारी एक और पैराग्राफ है। तो अब मैं ये जो क्लास हाईलाइट है, इस पे मैं क्लास सिलेक्टर के जरिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैं CSS का कोड हमारा इसका आ जाएगा। हम डालेंगे पहले डॉट। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर आईडी सिलेक्टर में पहले नंबर साइन डाला था, यहां पर आप डॉट डालेंगे। ठीक है, ये छोटा सा डॉट है, वो फुली आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद आपने जो क्लास क्रिएट की होगी उसका नाम लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हाईलाइट क्लास क्रिएट की, तो मैंने हाईलाइट लिख दिया। फिर सेम तरीका है, आप ये कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, जो रूल आपने अप्लाई करना है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, वो यहाँ पर आप करके ये ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमने एक रूल सेट कर लिया। हम ब्राउजर से कह रहे हैं कि ये जो क्लास हाईलाइट है, ये वाले जो एलिमेंट है, इनका कलर चेंज कर दे, रेड कर दे हमें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। ऑल एलिमेंट हैविंग द सेम क्लास विल गेट द सेम स्टाइल। जो जो एलिमेंट होंगे सेम क्लास वाले, जैसे कि यहाँ पर ये हाईलाइट क्लास वाले एलिमेंट है, तो इनका सेम फॉर्मेट होगा, जो हम यहाँ पर सेट करेंगे वही वाला फॉर्मेट आता जाएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद नंबर 4 है यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर अप्लाई स्टाइल टू ऑल एलिमेंट ऑन द पेज। अगर आप सारे जो भी एलिमेंट आपके पेज पे हैं, चाहे पैराग्राफ है, हेडिंग है, टेबल्स हैं, जो भी है, तो उनका अगर आप सब पे आप एक साथ कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। इट यूजेस स्टेरिक, इसमें हम स्टार डालते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा है, स्टार डालते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लिख के जो रूल हमने सेट करना है, जो फॉर्मेटिंग हमने करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जो भी हमारा पेज है उस पर जो टेक्स्ट आएगा उसका जो फॉन्ट है मैं एरियल सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकता था, कलर भी चेंज कर सकता था, जो भी फॉर्मेटिंग में चाहता मैं यहाँ पे कर सकता था। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे करूंगा, ये पूरे इंटायर मेरा जो पूरा पेज है उस पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। ये नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। दिस सेट्स द फॉन्ट फॉर एंटायर वेब पेज। ये जो हमने यहाँ पर फॉन्ट रखा है एरियल, ये पूरा जो हमारा पेज है उसके लिए
एरियल फॉन्ट को सेट कर देता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। उसके बाद आ गया ग्रुप सिलेक्टर। द ग्रुप सिलेक्टर अलाउज अस टू स्टाइल डिफरेंट एलिमेंट विद वन रूल। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ हेडिंग और कुछ पैराग्राफ का एक ग्रुप बना के उन पे कोई खास किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मजीद कुछ हेडिंग और पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उन पे कोई और किस्म की आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ एलिमेंट का ग्रुप बना के उन पे भी एक साथ में आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट यूजेस कॉमा टू ग्रुप द सिलेक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मुख्तलिफ एलिमेंट जिन पे हमने स्टाइल अप्लाई करना होता है उनके दरमियान हम कॉमा डालते जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं H1 हेडिंग और पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मैंने H1 लिखा, फिर कॉमा मैंने लिख दिया पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पर कोई किसी टेबल पे अप्लाई करता तो फिर मैं कॉमा डाल के टेबल लिख लेता। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट आप ग्रुप करना चाह रहे हैं वो कॉमा डाल के उनको सेपरेट करते जाएंगे। फिर आप कर्ली ब्रैकेट डाल के यहाँ पर जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी, जो भी स्टाइलिंग करनी है वो कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो अब ये हमने एक रूल सेट कर लिया। हम अपने जो ब्राउजर है उसको ये बता रहे हैं कि हमारा ये वाला जो पेज है इसमें जो H1 हेडिंग है या पैराग्राफ है उनको सेंटर में अलाइन कर दो, उनको आप सेंटर में ले आओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। दिस रूल सेंटर्स द टेक्स्ट ऑफ बोथ हेडिंग एंड पैराग्राफ। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके हेडिंग है या पैराग्राफ है उनको, जो आपका पेज है उनको सेंटर में अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप सिलेक्टर हो गया। ये हमने जो 5 कॉमन यूज होने वाले सिलेक्टर थे उनकी यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिटेल देख ली। तो आपने सबके लिए एक एक छोटी छोटी एग्जांपल मैंने लिखी है। ये एग्जांपल भी आप लिख दीजिएगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि हमने एग्जांपल के साथ इस सिलेक्टर को एक्सप्लेन करना है, तो सबके लिए मैंने एक एक एग्जांपल भी लिख दी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूजिंग CSS। कि CSS को यूज करते हुए हम एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिस्पॉन्सिव वेब पेज किसको कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। और हमने इसकी एग्जांपल भी देनी है और इस एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन भी करना है कि इसमें हमने ये जो कोडिंग लिखी है इसका क्या मतलब है, ये किस तरह एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज होता है ना, मिसाल के तौर पे आप कभी कोई वेबसाइट अपने लैपटॉप पे खोलने की कोशिश करें, ठीक है, और वही वेबसाइट जब आप वापस अपने मोबाइल पे खोलते हैं तो दोनों पे वो जो वेबसाइट ओपन होती है वो दोनों के स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, इसी तरह उस वेबसाइट को अगर आप किसी टैबलेट पे खोलेंगे तो वो टैबलेट की स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो ये वेब पेज जब मुख्तलिफ स्क्रीन के हिसाब से अपने साइज को एडजस्ट कर ले, इस तरह के वेब पेज को रिस्पॉन्सिव वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, अ रिस्पॉन्सिव वेब पेज एडजस्ट इट्स लेआउट टू फिट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस सच एज मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। ये जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज होता है वो मुख्तलिफ स्क्रीन के हिसाब से अपना लेआउट जो है वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, CSS प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्सिवनेस। के ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस पेज का, ये ज्यादातर मेनली जो है CSS के थ्रू किया जाता है। Responsive design ensure better readability, improved user experience and accessibility across the device। तो अगर आप अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं तो जाहिर है ये मुख्तलिफ स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकेगा। इससे जो यूजर है उसको आसानी होगी, वो उसको किसी भी डिवाइस पे ओपन कर सकेगा और उसको आसानी से एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे उसको आसानी से एक्सेस कर पाएगा। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक दे देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल कोड एंड एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर हम एक कोड लिखेंगे। वो कोड क्या करेगा कि जो आपकी नॉर्मल स्क्रीन है, मोबाइल से अगर कोई बड़ी स्क्रीन है, चाहे टैबलेट है, चाहे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उस पे अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो पेज होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पेज को किसी मोबाइल पे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका कलर जो है चेंज हो जाया करेगा, कलर इसका जो है लाइट ब्लू हो जाएगा। यानी कि ये हमें रिस्पॉन्ड दे देगा, छोटी जो स्क्रीन होगी मोबाइल की उस पे ये अपना जो कलर है वो चेंज कर लेगा। सिर्फ यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो बड़ी स्क्रीन है उस पे ये कोड एक तरह रिस्पॉन्ड करेगा और अगर मोबाइल वाली स्क्रीन है या उससे कोई छोटी स्क्रीन है तो उस पे ये जो कोड है ये किसी और तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करके देगा। ये एक रिस्पॉन्सिव कोड जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले इसको एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। बिलो कोड क्रिएट अ सिंपल रिस्पॉन्सिव वेब पेज। के नीचे में हम जो कोड लिखने लगे हैं ये हमें एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज क्रिएट करेगा वेयर द बैकग्राउंड कलर चेंजेस बेस्ड ऑन द स्क्रीन विड्थ। के स्क्रीन विड्थ को देखते हुए ये अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसके मुताबिक चेंज कर देगा। ठीक है, दिस इज अचीव यूजिंग अ मीडिया क्यूरी। हम यहाँ पर एक मीडिया का एक कमांड यूज करेंगे, मीडिया क्यूरी यूज करेंगे, जिसके जरिए अगर ये देखेगा कि ये जो स्क्रीन है ये मोबाइल वाली स्क्रीन है या मोबाइल से छोटी स्क्रीन है तो फिर ये अपना कलर जो है वो लाइट ब्लू कर देगा।
तो फिर ये अपना कलर लाइट ग्रीन कर देगा। और जो नॉर्मल आपकी स्क्रीन होती है, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, या मोबाइल से अगर बड़ी स्क्रीन है, टैबलेट वगैरह, तो उस पे ये इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर आएगा वो लाइट ब्लू आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, नॉर्मल स्क्रीन शोज लाइट ब्लू कलर, ऑन स्मॉल स्क्रीन लाइक मोबाइल इट बिकम लाइट ग्रीन। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह हम एक रिस्पॉन्सिव पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसकी कोडिंग मैंने लिखी है, देखिए हम तरीका क्या है इसका, कि जिस तरह आपको मैंने पीछे ये HTML कोडिंग के टाइम बताया था कि सबसे शुरू में तो आप ये ब्राउजर को बताते हैं, हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। इसका मतलब है हमने ब्राउजर से ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ये जो कोडिंग लिखने लगे हैं ये HTML5 में करने लगे हैं। आपको मैंने बताया था जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का ये 5 है। ठीक है, और ये चूंकि ज्यादा फीचर को सपोर्ट करता है, इसलिए हम ब्राउजर को बता देते हैं कि हमारा ये जो कोडिंग है ये HTML5 में। ठीक है, और उसके बाद HTML की जो फाइल शुरू करते हैं हम HTML टैग से। ठीक है, और फिर इसी से हम इसको क्लोज कर लेते हैं, सबसे आखिर में फिर दोबारा इसको लिख लेते हैं। देखें यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया होगा ये। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है हेड सेक्शन आता है, तो ये हमारा हेड सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है। इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि CSS की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कर लेते हैं, हम बॉडी सेक्शन पे आ जाते हैं। ये हमारा बॉडी सेक्शन शुरू हो रहा है, ये मैंने बॉडी टैग लिखा, यहाँ पर इस बॉडी टैग को क्लोज किया और इसके अंदर मैंने एक हेडिंग है H3 और एक पैराग्राफ है, इनको मैंने ग्रुप करके एक क्लास बना दिया, इनका नाम मैंने दे दिया बॉक्स। ठीक है, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी बॉक्स नाम से। ठीक है, और ये क्लास मैंने किस तरह क्रिएट किया कि मैंने ये जो हेडिंग और पैराग्राफ थी इनका एक सेक्शन बना लिया, डिव टैग के जरिए हमने इन दोनों एलिमेंट को आपस में ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब हम ऊपर हेडर सेक्शन में जाके ये जो हमने क्लास क्रिएट की है बॉक्स, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे ना, तो वो चूंकि हमने इसको एक ग्रुप बना लिया है ये डिव टैग के जरिए। ठीक है, तो इन सब पे वो अप्लाई होगा जो भी हम फॉर्मेटिंग ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर चूंकि हम कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये जो CSS का टैग है स्टाइल का, इसको यहाँ पर लिखा। ठीक है, और इसको यहाँ पर आगे क्लोज कर लिया। इसके अंदर अब हम इस पे कुछ स्टाइलिंग या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अब मैंने जो क्लास सिलेक्टर है, हमने जो पिछले क्वेश्चन में सिलेक्टर पढ़े थे वो यहाँ पर देखें यूज किया, मैंने डॉट डाला और हमने नीचे जो क्लास क्रिएट की थी बॉक्स वो यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो अब आप ये कर्ली ब्रैकेट डालें और यहाँ पर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो कर लें। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज कर रहा हूँ लाइट ब्लू, यानी कि इस पेज का जो बाय डिफॉल्ट कलर आएगा बैकग्राउंड का वो लाइट ब्लू आएगा। मोबाइल के अलावा किसी भी स्क्रीन पे आप ओपन करेंगे तो इस पेज का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने ये एक कमांड दे दी है या क्यूरी दे दी है @media। ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल लिख दिया। इसका क्या काम होगा, ये ब्राउजर चेक करेगा कि जिस डिवाइस पे हमारा ये पेज ओपन होने लगा है उसकी जो विड्थ है वो अगर मैक्सिमम 600 पिक्सल या इससे छोटी है तो फिर ये जो हमने नीचे क्लास क्रिएट की थी जिसमें कि हमने एक हेडिंग और पैराग्राफ को ग्रुप किया हुआ है, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देगा लाइट ग्रीन से। ठीक है, और अगर ये 600 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन है तो फिर हमारा जो पेज है उसका कलर होगा लाइट ब्लू। ठीक है, तो ये हमने एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जब आप इसको रन करेंगे ना, तो देखिए अगर मैं इसको लैपटॉप पे रन करता हूं तो मुझे इस तरह का रिजल्ट नजर आएगा। देखें, ये हमारा वो जो हेडिंग थी और ये जो पैराग्राफ था, इनको हमने ग्रुप किया हुआ है, तो इनका जो बैकग्राउंड कलर है ये लाइट ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस वेब पेज को हम मोबाइल पे ओपन करेंगे तो वहां पर ये लाइट ग्रीन हो जाएगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिव जो वेब पेज होता है उसकी हमने यहाँ पर एक कोडिंग लिख ली। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने ऊपर ये जो कोड लिखा है इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया, फिर यहाँ पर नीचे मैंने इसकी कोडिंग की डिटेल आपको बता दी। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब हमने जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा फंक्शन लिखना है दैट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज, जो कि हमारा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करे। किस टाइम चेंज करे, व्हेन अ बटन इज क्लिक्ड। उस पे एक बटन होगा, जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज का कलर है बैकग्राउंड वो चेंज हो जाए। प्रोवाइड द कंप्लीट कोड एंड एक्सप्लेन इट हाउ इट वर्क्स। उस हमने इसके लिए कंप्लीट कोड लिखना है और ये भी एक्सप्लेन करना है ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो देखेंगे मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी। हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट अलाउज वेब पेजेस टू रिएक्ट टू यूजर एक्शन। हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में रिस्पॉन्सिव वेब पेज पढ़ा था जिसमें हमने ऐसा पेज क्रिएट किया था जो कि मुख्तलिफ स्क्रीन के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स कर रहा था। ठीक है, मुख्तलिफ स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा था।
तो वो जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज था वो हमने CSS में किया था। अब हम जावा में एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज जो है क्रिएट करते हैं। ये वेब पेज क्या करेगा कि हमारे सामने एक बटन होगा, जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जो उस पेज का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अलाउज वेब पेजेस टू रिएक्ट टू यूजर एक्शन। जो जावास्क्रिप्ट जो है, जो भी यूजर एक्शन होता है ना, किसी बटन पर क्लिक करें उसके नतीजे में जो काम होता है वो एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में उसकी कोडिंग लिखी जाती है। ठीक है, a function can be written to change the background color when a button is clicked। तो यहां पर अब एक हम फंक्शन लिख रहे हैं जो कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज का कलर है उसको चेंज कर देगा। अब यहां पर इसका एग्जांपल कोड हम लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया एग्जांपल कोड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। बटन कॉल्स द फंक्शन। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने जो फंक्शन क्रिएट किया होगा उस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉल होने के बाद फंक्शन चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द होल पेज। पूरा जो हमारा पेज होगा उसका बैकग्राउंड कलर वो फंक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसको देखें, अब यहां पर मैंने इसकी कोडिंग यहां पर की है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मैं ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट टाइप या HTML का टैग ये तो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करे। ठीक है, तो देखें ये फंक्शन हम जो हेड सेक्शन है यहां पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने हेड टैग यहां पर ओपन किया और ये मैंने हेड टैग को यहां पर क्लोज कर लिया। अब ये हेडर सेक्शन में इसको हमने करना है, तो देखें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम इसका जो ओपनिंग टैग होता है वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर देखें ये वाला टैग फिर मैंने क्लोज किया है स्क्रिप्ट को। ठीक है, इस टैग के अंदर हम यहां पर जो भी कोडिंग करेंगे ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक फंक्शन क्रिएट करने लगे हैं। तो कोई भी फंक्शन आप क्रिएट करते हैं तो आप लिखते हैं फंक्शन और उसके बाद फंक्शन को कोई से भी नाम दे देते हैं। यहां पर हमने कलर चेंज करना है तो मैंने फंक्शन का नाम चेंज कलर रख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 2 एम्प्टी ब्रैकेट डाल के मैंने कर्ली ब्रैकेट डाली। अब यहां पर आप एक्चुअल जो कोड लिखना चाह रहे हैं वो आपने करना है। हमारे यहाँ पर टारगेट क्या है कि बॉडी का जो भी कंटेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दे येलो में। ठीक है, कोई भी कलर आप रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर येलो रख दिया। तो इसके लिए आप ये कमांड लिखेंगे जावा की, आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉट बॉडी, उसके बाद डॉट स्टाइल और फिर बैकग्राउंड इज इक्वल टू आपने जो कलर यहाँ पर देना है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने जो कलर यहाँ पर लिखना है वो कॉमर्स के अंदर आप लिख लेंगे, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं येलो करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन का नाम क्या है? चेंज कलर। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, यानी कि जब हम इस कोड को रन करेंगे हमारे सामने जब पेज आएगा तो हमारे सामने एक बटन नजर आना चाहिए। उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है पेज का वो चेंज हो जाएगा येलो में। ठीक है, तो उसके लिए देखें यहां पर अब बॉडी में ये मैं लिखता हूं, चूंकि अब हमने बटन पे क्लिक करना है तो मैंने ये बटन का टैग ओपन किया क्योंकि अब बटन अब शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उस पे ऑन क्लिक, जब मैं उस पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो चेंज कलर। ठीक है, तो मैंने देखें जिस भी फंक्शन को आपने कॉल करना होता है उस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ना तो इसके अंदर ये हमने जो भी यहाँ पर कमांड लिखी होंगी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड है कि इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो चेंज जाएगा येलो। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये जो बटन होगा उस बटन पे जो टेक्स्ट नजर आएगा वो क्लिक मी लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमने बॉडी में बटन को क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो शुरू में आपको पेज इस तरह नजर आएगा। यहाँ पर ये बटन नजर आ रहा है, क्लिक मी, इस पे टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने चेंज कलर का फंक्शन क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट में वो कॉल हो जाएगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया, वो वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो गया। और फंक्शन के अंदर हमने क्या कमांड दी थी कि हमारा जो पेज है उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दे, तो इसने देखिए बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करके उसको कॉल करके अपना जो पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जो भी यूजर मुख्तलिफ किस्म के क्लिक करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप पेज से वो वाला रिस्पॉन्स करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डू यू ऐड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इन CSS के CSS में एनिमेशन और ट्रांजिशन कैसे ऐड किए जाते हैं। देखिए बाज़ औक़ात जब आप कोई वेबसाइट या कोई पेज खोलते हैं ना तो उस पर आप देखते हैं कोई टेक्स्ट जो है वो एक तरफ से अपीयर होकर उड़ के आ रहा होता है, कभी एक कॉर्नर से कभी दूसरे कॉर्नर से, या बाज़ औक़ात आप देखते हैं कोई पिक्चर जो है वो फ्लोट कर रही होती है या पिक्चर छोटे से इस तरह बड़ी होती बड़ी हो जाती है। तो इस किस्म के इफेक्ट को एनिमेशन कहते हैं। और ट्रांजिशन जो है आप देखते होते हैं बाज़ औक़ात जो है आपके सामने जब वेबसाइट या कोई पेज खुला होता है
तो उसका बैकग्राउंड कलर देखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहे होते हैं, या उसके टेक्स्ट के कलर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो तब्दीली हो रही होती है इसको ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। तो हम CSS के जरिए ये एनिमेशन या ट्रांजिशन किस तरह ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइड एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व। हमने इन दोनों के लिए यानी कि एनिमेशन और ट्रांजिशन के लिए एक एक एग्जाम्पल कोड लिखना है, और जो प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल होती है एनिमेशन और ट्रांजिशन के लिए उनके कुछ नाम भी यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने आंसर लिखा है, CSS एनिमेशन एंड ट्रांजिशन आर यूज्ड टू क्रिएट स्मूथ विजुअल इफेक्ट, कि आप एक अच्छे विजुअल इफेक्ट अपनी वेब पेज पे डालने के लिए ट्रांजिशन और एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिशन अलाउ ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज सच एज कलर, विड्थ, पोजीशन व्हेन ट्रिगर्ड बाय यूजर इंटरेक्शन। ट्रांजिशन का मतलब यह है कि जब यूजर कुछ काम करता है, मिसाल के तौर पर किसी बटन पे क्लिक करता है या वो माउस को किसी खास एरिया में लेके जाता है, तो उसके नतीजे में अगर कोई कलर चेंज होता है, कोई पिक्चर का साइज चेंज हो जाता है, ये मुख्तलिफ किस्म के कोई रिएक्शन जब आपको, ये मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स जो आपको वेब पेज देता है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, हमसे कहा ना कुछ प्रॉपर्टीज के नाम भी लिखें जो कि एनिमेशन या ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमने कुछ यहाँ पर जो ट्रांजिशन में प्रॉपर्टीज यूज होती है उनके नाम हमने लिख दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी लाइक ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए हम ये ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं। कंट्रोल द स्पीड एंड स्टाइल ऑफ मूवमेंट, जो हम ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं उसकी स्पीड या उसकी मूवमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, ये चीज हम इन प्रॉपर्टीज के जरिए कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एनिमेशन है, एनिमेशन आर क्रिएटेड यूजिंग एट द रेट की फ्रेम, ये एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम ये की फ्रेम का रूल यूज करते हैं, ठीक है। दे डिफाइन हाउ एन एलिमेंट चेंजेस स्टेप बाय स्टेप, ये जो की फ्रेम रूल होता है ना, इससे हमें जो एक एलिमेंट को चेंज करना हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम उसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो जो है हम ये की फ्रेम के जरिए कर लेते हैं। द एनिमेशन इज देन अप्लाइड यूजिंग प्रॉपर्टीज सच एज एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन एंड एनिमेशन आइटरेशन काउंट। अब ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मैंने एनिमेशन के लिए लिख ली हैं जो कि एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने थोड़ा सा इनकी डिटेल लिख दी, यानी कि एनिमेशन और ट्रांजिशन किसको कहते हैं और इनको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज होती हैं, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा था। अब हम कोडिंग लिख लेते हैं, दोनों के लिए एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले मैं ट्रांजिशन के लिए कोड लिखता हूं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर कोड क्या होगा कि हमारे पेज पे एक इस तरह छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, उसका ग्रीन कलर होगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जैसे ही हम माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है वो चेंज होके आ जाएगा हमारे पास ऑरेंज में, ठीक है। ये हमारी एक ट्रांजिशन हो जाएगी। तो इसके लिए हम कोड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML और ये HTML टैग और ये हेड सारे मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब पहले हम बॉडी सेक्शन में जाते हैं। ये मैं बॉडी सेक्शन पे आया हूं, यहां पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली बॉक्स के नाम से, क्योंकि वो हम एक बॉक्स की सूरत में दिखाना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर ली, उसको मैंने नाम दे दिया बॉक्स, ठीक है। और इसको मैंने div टैग के जरिए जो है क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो div टैग है, ये अगर हम मुख्तलिफ एलिमेंट को एक ग्रुप की सूरत में रखना चाहें तो उसके लिए ये div टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास या एक ग्रुप क्रिएट कर लिया बॉक्स के नाम से, ठीक है। अब ये जो क्लास है बॉक्स, इस पे हम जो CSS है उसके जरिए ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जो CSS की यहाँ पर कोडिंग हम ये हेड सेक्शन में करते होते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमने हेड टैग यहाँ पर ओपन किया और ये नीचे आके क्लोज किया। इसके अंदर हमने CSS की जो कोडिंग है वो करनी है। तो CSS की कोडिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, यहाँ पर हम स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी। देखें ये CSS कोड का स्टाइल टैग मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया। इसके अंदर अभी हमारी जो है CSS की कोडिंग है, ठीक है। तो देखें पहले हमारा टारगेट क्या है कि हम जब अपना पेज ओपन करें तो उस पर इस तरह हमें बॉक्स नजर आए जिसका ग्रीन कलर हो, ठीक है। तो मैंने नीचे जो क्लास क्रिएट की थी बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डॉट वाला क्लास सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ। ये सिलेक्टर हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े थे। मैंने डॉट डाला, फिर जो क्लास मैंने क्रिएट की थी बॉक्स वो मैंने लिख दी और अब इसका यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ये बॉक्स जो हमें नजर आएगा इसकी विड्थ 100 पिक्सल होगी और हाइट जो है ये भी 100 पिक्सल होगी, ठीक है। और इसका शुरू में बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन होगा। अब जब मैं इस बॉक्स के ऊपर इस तरह माउस को लेके आऊंगा, माउस को होवर करूंगा, ठीक है। माउस को जब किसी चीज के ऊपर लेके आते हैं तो हम कहते हैं कि माउस को हमने होवर किया, होवरिंग द माउस, ठीक है। तो जब माउस को होवर करेंगे तो जो इसका कलर है ग्रीन से चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा। तो देखें सेम वो जो क्लास बॉक्स है वही मैंने लिखा, मैंने डॉट डाला, फिर मैंने क्लास का नाम लिखा और उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी या रूल लिख दिया होवर, कि जैसे ही हमारा माउस होवर हो उस बॉक्स के ऊपर आए
तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए ऑरेंज में, ग्रीन से ऑरेंज में चेंज जाए। और ये ट्रांजिशन टाइम कितना हो बैकग्राउंड का, 2 सेकंड, यानी कि ये ग्रीन से ऑरेंज जो पूरा कलर चेंज हो इसमें 2 सेकंड लगे। ठीक है, तो ये हमारी जो कोडिंग हो गई है। ठीक है, अब देखें मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं तो हमारे पास एक्चुअल में इस तरह देखें, जब आप पहले इसको रन करेंगे इस कोड को तो आपके सामने इस तरह पेज नजर आएगा। अब ये हमारा वो बॉक्स नजर आ रहा है जिसका कलर ग्रीन है। अब जैसे ही माउस को मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, माउस को मैंने होवर किया या माउस को इसके ऊपर ले गया तो इसका कलर देखें ग्रीन से चेंज हो गया ऑरेंज में, और तकरीबन 2 सेकंड लगे ये ग्रीन से कलर चेंज होकर ऑरेंज में है। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, देखिए ये ग्रीन है। अब अगर यहाँ पर लेके आऊंगा माउस तो ये देखिए आस्ता आस्ता 2 सेकंड में इसने चेंज कर दिया ऑरेंज में। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन की एक सिंपल सी मिसाल हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, आपके सामने ये पूरा जो कोड है मैं एक बार फिर ले आता हूँ। देखें यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और इस तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर ये एंड हो जाता है। तो आप ये कोड लिख के इसको ट्राई कर लें। ठीक है, ये हमने कर लिया किसका, ट्रांजिशन के लिए। अब हम एनिमेशन के लिए कर लेते हैं। तो अब एनिमेशन के लिए हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो वो बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, वो खुद से उसके कलर चेंज हो। शुरू में उसका कलर रेड हो और वो उससे चेंज होके हो जाए ब्लू में। ठीक है, ये खुद से मतलब एनिमेट करे, ये चीज हमने करनी है। ठीक है, तो सेम वही तरीका करेंगे जिस तरह के, तो उसके लिए भी अभी ये कोड मैं आपको पूरा दिखाता हूं। पहले हम बॉडी सेक्शन पे जाते हैं। देखें ये हमारा बॉडी सेक्शन है। यहां पर अगेन मैंने डिव टैग को या डिवीजन टैग को यूज करते हुए एक क्लास क्रिएट कर ली बॉक्स के नाम से। ठीक है, ये मैं क्लास का नाम हो गया। अब इस क्लास पे हम CSS के जरिए स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं एनिमेशन की। ठीक है, तो उसके लिए आप उसी तरह हेड सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, और यहां पर अब हमने CSS की यहां पर कोडिंग लिखनी है। तो देखें ये स्टाइल टैग के अंदर मैं ये सारा लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्टाइल टैग मैंने ओपन किया और ये मैंने स्टाइल टैग को क्लोज कर लिया। इसका मतलब है ये स्टाइल टैग के अंदर अंदर हमने जो भी कमांड लिखी है ये CSS की है। ठीक है, तो अब इसमें पहले हम कहते हैं जी कि जैसे ही हमारा पेज ओपन हो तो हमें एक बॉक्स नजर आए। वो जो बॉक्स है उसकी विड्थ 100 पिक्सल हो, हाइट भी 100 पिक्सल हो। ये हमने उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर लिया। फिर उसका शुरू में बैकग्राउंड कलर रेड हो। ठीक है, और फिर हम उसको कलर को एनिमेट करें, यानी कि वो खुद ब खुद चेंज हो। ठीक, तो मैंने लिखा एनिमेशन नेम, ये मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया और यहां पर हम चेंज कलर कर रहे हैं। ठीक है, हमने एनिमेट करना है उसको, और एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड हो, यानी कि जो कलर है वो एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होने में 3 सेकंड लगा है। जितना यहाँ पर ज्यादा आप टाइम रखेंगे तो इतना स्लो वो जो है वो चीज एनिमेट करेगी। ठीक है, जितना कम टाइम होगा उतना तेजी से वो एनिमेट करेगा। और फिर मैंने यहाँ पर लूप लगा दिया, एनिमेशन आइटरेशन काउंट, यानी कि वो जो कलर है वो खुद से चेंज होता रहे, बार बार चेंज होता रहे। ठीक है, और अब ये जो चेंज कलर हमने इसको कहा है, ये कलर ये किस तरह कंट्रोल करना है, हम यहाँ पर ये एक की फ्रेम का रूल यूज करेंगे, @की फ्रेम चेंज कलर। ठीक है, और इसको हमने चेंज करना है फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है। हमने शुरू में रेड कलर होगा जो कि चेंज होके ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने CSS की कोडिंग लिख ली एनिमेशन के लिए। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस किस्म का रिजल्ट आएगा। देखिए जब आप इसको रन करेंगे तो शुरू में ये रेड होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एनिमेट होके ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, शुरू में ये रेड होता है, फिर आहिस्ता से ये ट्रांजिशन करता है और 3 सेकंड में ये जो है रेड से पूरा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगाया हुआ है। अगर ये ट्रांजिशन का टाइम मैं 3 सेकंड से कम कर लूं तो ये थोड़ा तेजी से, मतलब ये इसका जो कलर है वो तेजी से एनिमेट करेंगे, तेजी से चेंज होंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ये तो हमने बिल्कुल एक बेसिक सी चीज देखी ना, फिर इंशाल्लाह जब आप एडवांस वेब डेवलपमेंट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर आप जो है आप जब देखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पे काफी एडवांस लेवल की जो एनिमेशन होती है उस तरह की एनिमेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोड एक दफा पूरा मैं आपको दोबारा दिखा लेता हूँ एनिमेशन के लिए। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये ऊपर CSS की कोडिंग आ गई है और नीचे जो है यहाँ पर अब आ जाएंगे, ये बॉडी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये कोडिंग आप लिख लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज नंबर 8 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को लाजमी रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।